हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम कल हिस्ट्री का लेक्चर कल हम हिस्ट्री के लेक्चर में आपको उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाए थे। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का पार्ट टू। ठीक है, आपका जो चैप्टर फर्स्ट था हिस्ट्री का वो है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इसके हमको मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे, तो उसमें बीच बीच में कुछ टर्म आएंगे। ठीक, तो उन टर्म को समझना हमको जरूरी है, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमको कुछ शब्दावलियां जो है वो समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो पहले हमको उन शब्दावलियों को समझना होगा कि हमको जो सेंटेंस है प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम प्रयास करते हैं उन सेंटेंसेस को समझने का। उसके पहले हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने देखा था कि इतिहास को पढ़ने के हिसाब से हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक था प्रागैतिहासिक काल, एक था ऐतिहासिक काल, सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल, और एक था ऐतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम एडी या बीसी क्या होता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म को रेफरेंस पॉइंट मान करके हम लोगों ने देखा था कि उसमें ईस्वी कैसे देखते हैं और ईसा पूर्व कैसे देखते हैं। इन सबको हमने देखा था। उसके बाद हम कुछ टर्म देखे थे, जैसे अभिलेख क्या होते हैं, पांडुलिपियां क्या होती हैं, ठीक, या पुरातत्व और पुरातत्वविद क्या होते हैं। देखिए, अभिलेख क्या होता है। अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ऐसा लेख जो किसी कठोर सतह पर लिखा जाता है। उत्कीर्ण मतलब होता है लिखा गया है, उसको किसी भी तरीके से लिखना। ठीक, किसी कठोर सतह पर जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अभिलेख। अब अभिलेख जो था देखिए, जो अभिलेख था उस समय राजा बनवाते थे। ठीक, कारण क्या था, कारण यह था कि लिखने वाले लोग बहुत कम थे, और जो लिखता था, ठीक है, वो कम पैसों में नहीं लिखता था। वो लिखने के लिए अपना जो चार्ज करता था वो हाई चार्ज करता था। ठीक है, मतलब पैसा ज्यादा लेता था लिखने के लिए। तो जब वो लिखने के लिए पैसा ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि गरीब वर्ग उसको लिखवाएगा नहीं। ठीक, तो लिखवाते थे जो उच्च वर्ग के थे, जैसे राजा हो जाते, वो लिखवाते थे। और वो अभिलेख में क्या लिखवाते थे, जो उनकी वीरता बताए। ठीक है, तो उनमें उनकी वीर गाथाओं क्या रहता था, वर्णन रहता था। तो अगर राजा अपनी बुराई को ना बता करके राजा अपनी अच्छाई को ही बता रहा है केवल, और जाहिर सा बात है कोई भी अपना बुराई छिपाएगा, ठीक है, कोई भी राजा हो, तो अभिलेख के द्वारा पूरी तरह सच्चाई बाहर नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि अभिलेख में राजा केवल और केवल क्या बता रहा है, उस वो जो अच्छा कार्य किया है, या वो जो युद्ध में जीता है, उसके द्वारा नगर में जो अच्छे कार्य किए गए हैं वो सब इसमें बताएगा। वो अपने ऐसे कार्यों को नहीं बताएगा अभिलेख में जो खराब है। ठीक है, तो अभिलेख से हमको पूरी तरह से सच्चाई का पता नहीं चलता है। दूसरा है पुरातत्वविद, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो जमीन से जो वस्तुएं निकली होती हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसका खुदाई करते हैं, सॉरी, जमीन से जो खुदाई से निकली वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं, उसको, ठीक है, उसका स्टडी करते हैं कि ये वस्तु कितने साल पुराना है। ठीक है इसका क्या यूज रहा होगा, ये जो सामान मिला है ये किस चीजों से बना हुआ है। तो इन सब चीजों का जो अध्ययन होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पुरातत्व। पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं उसको खोद करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, पृथ्वी में क्या करते हैं, जमीन के अंदर जो वस्तुएं होती है उस खुदाई करके उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक, और फिर उससे देख उसको पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब उससे अनुमान लगाते हैं कि कितना पुराना रहा होगा, उस समय लोग इसका यूज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, लोग किस चीजों से परिचित थे। जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बना है या लोहे का बर्तन बना है या कांसे का बर्तन बना है, तो ये लोग लोहा और कांसा से परिचित रहे होंगे तब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन शब्दावलियां थी, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पर, इसको लिखिए। एक क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर है सुनिए ध्यान से। इसका कारण है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक, रीजन क्या है, तो इसका कारण यह है
कि जो सभ्यता है, ठीक है, जो सभ्यता मिली है वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास मिली है। ठीक है, कारण क्या है? कारण यह है कि जो सभ्यता खोजी गई वो सभ्यता सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी के आसपास मिली है, के आसपास मिली है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले जो शहर हैं वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। ठीक, ये जो अभी हम बोले हैं उसे आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, इसका भी कारण है। देखिए, इसका रीजन ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम चल रहा था तो जो सबसे पहला शहर मिला था वो मिला था हड़प्पा। तो इस आधार पर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि उस सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं, ठीक, वो सब सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। अब बात करते हैं सहायक नदियां क्या होती हैं। सहायक नदियां, देखिए, एक मेन नदी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गंगा जी है, ठीक है, तो ये मेन नदी है। अब गंगा जी में जो नदियां आके मिल रही हैं छोटी छोटी, ठीक है, वो उसकी कैसी नदी है? ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब हो जाएंगी सहायक नदियां। मेन रिवर के साथ जितने भी रिवर कनेक्टेड हैं वो सब क्या हो जाएंगे? सहायक नदी। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहने का कारण यह है कि उस सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं वो सब या तो सिंधु नदी या तो उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला खुदाई में मिलने वाला शहर कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, इसको खोजे थे दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, बस फैक्ट की तरह याद रखिएगा। ठीक है, सरस्वती नदी थी, ठीक है, सरस्वती नदी थी, तो उस आधार पे क्या हो गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया गया था। ठीक, तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तीसरा, अब ये नाम जल्दी देखने को नहीं मिलता है लेकिन कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, इसका रीजन भी पता चल गया आपको क्यों कहते हैं। अब एक चीज देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमको जो बेसिक बात करना था या जो पढ़ना था वो हम देख चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता, देखिए, हड़प्पा सभ्यता लिखे चाहे सिंधु घाटी सभ्यता लिखे वो सब एक ही है। ठीक, तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। पहले देखिए, एक टाइम पीरियड है 2600 से 1900 BC। ठीक, इस समय जो था हड़प्पा सभ्यता एकदम विकसित था, इसलिए इसको हम कहते हैं विकसित हड़प्पा। विकसित हड़प्पा। उन्नीस सौ BC के बाद और इधर 2600 के पहले, याद किसे रखेंगे? इधर 2600 है और 2600 के पहले 1900 है, 1900 के बाद। ठीक है, 2600 के पहले, इस समय आपका था आरंभिक हड़प्पा। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुआ था उसके पहले का समय आरंभिक हड़प्पा। और 1900 BC के बाद का जो टाइम पीरियड है वो है परवर्ती हड़प्पा। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा, ये आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम चल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो कैसे कैसे हुई, किस क्रम में हुई थी,
मैसेज कौन दिया था, कौन बताया था, कौन नाम रखा था, कब घोषणा हुई थी, ये सारी चीजों पर अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता के जो केंद्र है। ठीक, तब तक आप लोग इतना करिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, और कुछ इंपॉर्टेंट हम देखें। ठीक, अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। देखिए जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं इसमें हमको ये क्या क्या दिखता है सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे सबसे पहला चीज हमको दिखता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, अब बात प्रश्न ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांसे का यूज करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसका प्रयोग करते थे, कांसे का प्रयोग। ठीक है, कांसा क्या होता है, देखिए कांसा जो होता है ये कॉपर और टिन, कॉपर का सिंबल होता है Cu और टिन का सिंबल होता है Sn। कॉपर और टिन का एक फिक्स रेशियो होता है, इसको मिला करके क्या बनाया जाता है, कांसा। ठीक है, कॉपर और टिन का एक निश्चित अनुपात मिला करके क्या बनाते हैं, कांसा। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांसे से परिचित थे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता अक्सर एग्जाम में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो नहीं, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि लोहे का खोजी होता है हमारा 1000 BC में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोग कांसे से परिचित थे। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। और ये सब जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कांस्य युगीन सभ्यता क्या है, या सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता जो है कहाँ की सभ्यता, से आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की, प्राक ऐतिहासिक काल की। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं, यह प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो प्रथम नगरीकरणीय सभ्यता थी। बात है कि इसको नगर का नाम क्यों दिया गया। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो पहली नगरीकरण सभ्यता कैसे बन गई। देखिए नगरीकरण नाम देने के पीछे इसका रीजन ये था कि जैसे हमको एक नगर में ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीकरणीय सभ्यता थी। ठीक है, जैसे हमको एक नगर में क्या दिखते हैं, एक प्रॉपर हमको रोड दिखता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी रोड अच्छा था। ठीक है, अच्छा मतलब चौड़ी सड़कें थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। समकोण मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जब आप यहाँ से देखेंगे ना इसे कट के, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा। तो ये सड़कें क्या करती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही थी। ठीक, यहाँ पर नालियों से पानी के निकलने का उचित प्रबंध था। तो हमको एक नगर में जो चीज दिखता था, और जगह जगह पे मैनहोल बने थे कि समय समय पर नालियों की सफाई की जा सके, तो ऐसा आप किसी शहर में ही देखते होंगे। ठीक है, इसलिए नगरीय सभ्यता थी। तीसरा वो देखते हैं, जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता था, एक मिनट, चलिए देखिए। तीसरा हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका खोज कैसे हुआ, देखिए अभी हम ये सब लिख देंगे। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर समझने पर ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताए थे चार्ल्स मेसन 1826 में। चार्ल्स मेसन जो थे ये 1826 में सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे। ठीक है ना, लेकिन जब ये चीजों को बताया तो किसी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और कहें कि नहीं ऐसा चीज नहीं है, छोड़ो। अब आता है 1861। ठीक, 1861 में क्या चल रहा था, 1861 में चल रहा था हमारा खुदाई का काम। ठीक, पंजाब प्रांत में लाहौर से कराची के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिछाई जानी थी। ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछाई जानी थी क्योंकि इस समय अंग्रेजों का शासनकाल है। भारत तो 1947 में आजाद हुआ, 1861 में अंग्रेजों का शासनकाल है, और अंग्रेजी क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे कि हमारा व्यापार सुलभ हो सके। ठीक है, तो एक रेलवे ट्रैक बिछाई जानी थी, मतलब बिछ रही थी। जब ये रेलवे लाइन बिछ रही थी
तो बीच में कहीं पर जब खुदाई का काम चल रहा था रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, तो बीच में ना एक ऐसा जगह आया जहां पर बहुत सारे ईंटें मिले और उन ईंटों का माप एक जैसा था, ठीक है। उन ईंटों पर कुछ विशेष तरीके के चिन्ह बने हुए थे, तो ये सब था, ठीक। तो इन ईंटों को ले जाकर के दिखाया गया कनिंघम को, ठीक। किसको दिखाया गया? कनिंघम को, ठीक है। तो जो कनिंघम थे, कनिंघम इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। और क्या है, अच्छा एक चीज और था, कनिंघम ना बुद्ध से अधिक लगाव रखते थे। कनिंघम का लगाव बुद्ध में अधिक था, ठीक है, बुद्ध में अधिक था। बौद्धिज्म को बहुत मानते थे, ठीक। तो कनिंघम जो थे, इनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, उतना गौर नहीं फरमाया, ठीक है, होगा कुछ, ठीक। तो 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा दी गई जानकारी, 1861 में रेलवे लाइन बिछाई गई और मजदूरों द्वारा कनिंघम को दी गई जानकारी, सब बर्बाद। अब आता है 1920। 1920 में कनिंघम के जगह एक नया अधिकारी आता है जिसका नाम होता है 1920 में एक अधिकारी आता है, इसका नाम होता है जॉन मार्शल। इसका नाम होता है जॉन मार्शल, ठीक। देखिए कनिंघम जो था, कनिंघम ये एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, का अधिकारी था, ठीक है, सॉरी अध्यक्ष था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सबसे पहला अध्यक्ष था वो कनिंघम था, ठीक। तो कनिंघम इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जब आए, ठीक है, तब उन्होंने खुदाई करवाई, ठीक है, तब उन्होंने क्या कराई? खुदाई कराई। जब जॉन मार्शल द्वारा खुदाई करवाया गया, ठीक है, और खुदाई का काम, अब ये तो अधिकारी लेवल के आदमी है, ये खुदाई करेंगे नहीं, तो खुदाई किसी मजदूरों से करवाएंगे, ठीक है। तो भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। इनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान का खोज कर दिया 1921 में, ठीक। और इन्हीं के नेतृत्व में एक और व्यक्ति थे राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी, ठीक है, इन्होंने खोज कर दिया मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया है लेकिन अभी हम ये चीजें आप लोग को लिख देंगे तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी आप लोग समझिए, देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? तो कनिंघम था, ठीक। सूचना किसके द्वारा दी गई थी सबसे पहले? तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। खुदाई का काम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था 1920 में, मतलब 1920 से चल रहा था, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया? तो राखलदास बनर्जी ने किया 1922 में, ठीक। उसके बाद जो जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता को, जैसे जो खुदाई चल रहा था तो पहले तो नाम नहीं रखा गया होगा, तो वो जो पूरी सभ्यता मिली खुदाई के बाद एक, ठीक है, उस सभ्यता, और ये सभ्यता लगभग छोटे मोटे एरिया में नहीं फैला था, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये सभ्यता कोई छोटे मोटे जगह में नहीं फैली थी, ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, ठीक है। तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को नाम दिए थे जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया गया है वो जॉन मार्शल के द्वारा ही दिया गया है, ठीक। उसके बाद 1924 में इन्होंने एक घोषणा कर दी कि हमने एक नई सभ्यता का खोज किया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप लोग के सामने है, जितना जो वहां पर चीजें हुई थी, ठीक। अब हम इसको लिख देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिख दिया है, ठीक।
आप लोग इसे कॉपी पर जैसे है वैसे नोट कर लीजिएगा एरो दे करके, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यू में भी, और जो लोग देख रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें लोग कांसे का यूज अधिकतर करते थे। कॉपर टीन और जस्ता, कॉपर जस्ता माने जिंक और टीन। कॉपर 80%, कॉपर मतलब तांबा 80%, जस्ता 4% जो जिंक होता है, और टिन है आपका 16%, ठीक। इसको मिलाकर के कांसा बनाते हैं। यह भारत का प्रथम नगरीकरण सभ्यता है। प्रथम नगरीकरणीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसमें क्योंकि इसका जब हम देखते हैं स्थिति तो ये एक नगर की तरह दिखता है, और नालियों का एक पैटर्न दिखता है हमको, सड़कें दिखती हैं। इसका विस्तार नॉर्थ टू वेस्ट में हुआ, ठीक है, मतलब उत्तर से पश्चिम की तरफ। इसका विस्तार कहां से कहां हुआ था? उत्तर से पश्चिम की ओर इसका विस्तार हुआ था, ठीक है। अभी जब हम आपको बताएंगे उत्तर से पश्चिम की ओर तो आप लोग वहां पे समझ जाएंगे। 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई। 1861 में भारत में एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, और इसके पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम बने। जो सबसे पहला अध्यक्ष बना था एएसआई का, वो बना था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। उसके बाद 1920 में जॉन मार्शल आता है, इनके नेतृत्व में खुदाई का काम शुरू होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम जानते हैं, उस सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करवाने का काम जॉन मार्शल ने किया था, ठीक। इसके लिए उन्होंने 2 भारतीयों को सौंपा था इसका काम। 1921 में हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी, और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किए आरडी बनर्जी, ठीक। नेक्स्ट 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और मोहनजोदड़ो जैसे अन्य भी कई सारे स्थल खोज लिए गए, तो हुआ क्या कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने एक नई सभ्यता का खोज कर लिया है, और उस सभ्यता का उन्होंने नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। ये आप लोग जैसे का तैसा कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ये हेडिंग है, ठीक है। सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, ठीक। जब हम देखते हैं कि कैसे क्या है स्ट्रक्चर इसका, तो हमको दिखता है एक सूतका गैंडोर, सूतका, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं तो हमको ये लगभग कितने में दिखता है? ये लगभग हमको दिखता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये हमको लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दिखता है, ठीक। अब देखते हैं, हमको सबसे साइड में दिखता है सूतका गैंडोर, सूतका गैंडोर। यहाँ पर हमको दिखता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के इलाके में है, ठीक। फिर यहाँ पे आता है हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और सबसे लास्ट में हमारा है दामाबाद, ठीक। देखिए, जब हम इसको मिलाते हैं तो हमको एक ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आकार कैसा है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक, सूत्रा गंडोर कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का एक जगह है बलूचिस्तान, ठीक है, वहां पर है। मांडा कहाँ है? तो मांडा आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। ठीक, आलमगीरपुर पश्चिमी यूपी, जो लोग यूपी के होंगे पता होगा, वैसे हम यूपी से हैं, ठीक है, पश्चिमी यूपी। दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। सूत्रा गंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद याद कैसे रखेंगे? तो इसका ट्रिक है सम एडी, ठीक है, सम एडी, ठीक है। स से सूतका गेंडोर, म से मांडा, ठीक, ए से आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद, ठीक। सूतका गेंडोर, मांडा और आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। अब ये किस किस नदी के किनारे ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका सूतका गेंडोर पड़ेगा, ये आपका कहां पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा डास्क नदी के किनारे, ठीक, ये कहां पड़ेगा? डास्क नदी के किनारे, ठीक। जो मांडा है वो कहां है? चिनाब नदी, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, और दैमाबाद परवरा नदी। और जो परवरा नदी है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी भी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। जैसे परवरा मेन नदी है, सॉरी गोदावरी मेन नदी है। ये मेन नदी क्या है? गोदावरी, गौ हो गया गोदावरी नदी, और इसी में आके मिल जाती है परवरा। तो मेन नदी में जो नदी आके मिल रही है वो क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन? परवरा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको आप रखेंगे इस तरीके से, डच है पर, आपका सम एडी से आप लोग याद क्या रखेंगे कि जो जगह है, स से सूतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद, ठीक। अभी लिखेंगे डच है पर, ठीक है। ड से डास्क नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी, और पर से परवरा, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉपी में साफ साफ नोट्स बना लेंगे, ठीक है, जो अभी बनवाया गया। और ये लास्ट है, ये हेडिंग है, और ये ब्लू पेन से 1-2 ब्लू से, और इसको थोड़ा बढ़िया से नीचे ट्रिक करके सम एडी, और इसके नीचे जो आप ट्रिक लिखेगा वो लिखेगा डच है पर, ठीक है। एडी से डास्क, च से चिनाब, ह से हिंडन, प से परवरा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम करते हैं एक बार समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपका एक तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, ठीक है। साइट कई सारे हैं, लेकिन हमको सारे साइट नहीं पढ़ने हैं, हमको कुछ महत्वपूर्ण साइट क्या करने हैं, पढ़ लेना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।